मेरा नाम सोनाली है और मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन अंत में वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। माँ के छोड़ जाने के बाद पापा ने भी मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। मेरा होना न होना उनके लिए एक जैसा ही था, और कुछ महीनों बाद तो वो भी एक औरत को ब्याह के घर ले आए थे। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम थीं। वो मुझसे पूरे घर का काम करवाती थीं और फिर भी दिन रात ताने दिया करती थीं। मैं घर का सारा काम करने के साथ साथ मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ताकि घर में चार पैसे आ सकें। ट्यूशन की वजह से मेरी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, और इसीलिए सब लोग मुझसे यही कहने लगे थे कि अब तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो उनको फ्री की नौकरानी मिली हुई है, और दूसरा तुम उन्हें इतने पैसे कमा के दे देती हो। ट्यूशन की वजह से मैं 15 से 20 हजार रुपए कमा लेती थी, पर वो सारे पैसे मेरी सौतेली मम्मी अपने पास रख लिया करती थीं। एक रोज की बात है, हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरी सौतेली मम्मी ने मुझसे कहा, सोनाली, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देख लिया है। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मुझे लगा कि वो मजाक कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बल्कि उनके लफ्ज ये थे कि तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है और बात भी पक्की कर दी है। तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि 1 महीने में तुम्हारी शादी होने वाली है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हो रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक सुंदर मोड़ आने वाला था। माँ के चले जाने के बाद मैंने अपने अंदर से ये ख्याल ही निकाल दिया था कि मेरी शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ मेरी शादी कभी नहीं करवाएगी। लेकिन अब वो सारे सपने हकीकत में बदलने वाले थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं खुशी खुशी सारी तैयारियों में लगी हुई थी, पर एक बात बहुत अजीब थी कि मैंने अभी तक अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। जब इस बारे में मैंने अपनी सौतेली माँ से बात की, तो वो बोली, सोनाली, शादी से पहले तुम अपने पति को नहीं देख सकती। फिर मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और चुपचाप अपने कामों में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और शादी वाला दिन भी आ गया। हम दोनों एक साथ फूलों से सजी हुई स्टेज पर बैठे हुए थे। मेरा मन कर रहा था कि एक बार उनकी तरफ देख लूं, लेकिन एक नई दुल्हन में इतनी हिम्मत कहाँ होती है कि सिर उठा के अपने पति को देख ले। शादी की सारी रस्में खत्म हुईं और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मैं अपने नए कमरे में नई दुल्हन का लिबास पहनकर सिमटी हुई बैठी थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नजर उठाकर देखा तो मेरे पति दूध का ग्लास लेकर आए थे। आज मैंने पहली बार उन्हें देखा था। वो सच में बहुत सुंदर थे। शेरवानी में उनका कसा हुआ शरीर मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। उन्होंने अंदर आकर मुझे दूध का ग्लास पकड़ाया और बैठकर बातें करने लगे। उनकी बातों से मुझे समझ आया कि वो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत सम्मानपूर्वक मुझे सारी बातें बता रहे थे। उन्होंने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया और बोले, मैं इस घर में अपनी माँ, अपनी बहन और बहन के 16 साल के बेटे अमन के साथ रहता हूँ। अमन सिर्फ 2 साल का था जब उसके पापा इस दुनिया से चले गए थे, और तब से वो मेरे पास ही रहता है, और इसीलिए मैंने उसको अपने बेटे की तरह पाला है। मैं रोज रात को उसे अपने सीने पर लिटाकर सुलाया करता था। वो अभी भी मेरे लिए मेरे बच्चे जैसा है, तो तुम भी हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं भी उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करूंगी। इसी तरह बातें करते करते ही उन्होंने मुझे अपने पास लिटा लिया और उस रात के सारे सुख दे दिए। शादी की रात अच्छी तरह गुजर गई तो मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी भी अच्छी तरह गुजर जाएगी। लेकिन सुबह होते ही सास ने कुछ ऐसा पूछा कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि कुछ औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उठने के बाद मैं थोड़ी देर अमन के पास बैठ गई और उससे बातें करने लगी। तभी मेरी सास ने मुझे टोका और बोली, सोनाली, यहां मत बैठो, अपने कमरे में जाओ और पूरी तरह तैयार होकर बाहर निकलना। आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। मोहल्ले के सब लोग और रिश्तेदार वगैरह तुम्हें देखने आएंगे और मुंह दिखाई का शगुन देंगे। सास की बातें सुनकर मैं कमरे में जाने वाली ही थी कि तभी वो बोली, सोनाली,
मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जो भी पैसे या जेवर तुम्हें मुंह दिखाई में मिलेंगे, वो सब मुझे दे देना। हमने तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करवाई थी, जबकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। अब उन सारे खर्चों की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। उनकी ये मांग अजीब जरूर थी, पर मैंने हामी भर दी। मैंने कहा, ठीक है सासू, माँ जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही कर दूंगी। मेरी सास बहुत परंपरावादी हैं, लेकिन भांजा अच्छा था। वो पहले तो मेरे साथ काफी हंसी मजाक कर रहा था, पर बाद में उसने भी अजीब बातें करना शुरू कर दी। वो मुझसे पूछने लगा, मामी, कल रात आप और मामा क्या कर रहे थे? मैंने उसे टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, हम दोनों ने कल बहुत सारी बातें की। वो बोला, नहीं, आप दोनों बातें नहीं कर रहे थे। मैंने देखा था कि कल रात आपके कमरे की लाइट बंद थी, और लाइट बंद करके कौन बात करता है? मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल रात हमारे कमरे के बाहर ही बैठा रहा हो। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो आराम से इस तरह की बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैं भी उसको टालने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। वो बोला, आप कहाँ सोती हैं? और मामा किधर सोते हैं? क्या आप दोनों एक साथ सोते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके इस तरह के सवालों का क्या जवाब दूं। मैंने उसे चुप रहने को बोला और अपने कमरे में चली आई। शाम को ये सारी बातें मैंने अपने पति को बताई कि इतना छोटा बच्चा मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा था और उसे ये सब कौन सिखाता है। तो मेरे पति उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े। वो बोले, सोनाली, मैंने तुमसे कहा था कि अमन को अपने बच्चे की तरह समझना, पर तुम तो पहले दिन ही उसकी शिकायतें लेकर बैठ गई हो। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, लेकिन बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने अमन की पक्ष लेते हुए कहा, इस उम्र में बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, और अगर उसी जिज्ञासा के चलते उसने तुमसे कुछ सवाल कर लिए तो क्या हो गया सोनाली? मेरा भांजा बहुत मासूम है। मैंने तुमसे उसका ख्याल रखने को कहा था, उसकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा था। वो बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है। मामी मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और एक तुम हो जो उसके लिए इतनी गंदी सोच रखती हो। मैं तो हैरान थी कि अचानक मेरे पति को क्या हो गया। वो अपने भांजे को लेकर इतना इमोशनल क्यों हो रहे थे? पर देर से ही सही, लेकिन मुझे ये बात समझ आई कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो भांजे को खुश रखना पड़ेगा। उनके सामने अमन की कभी कोई बुराई नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था और अभी तक सब सही चल रहा था। मेरे पति काफी फिल्मी इंसान थे, और यही वजह है कि वो मुझ में बहुत दिलचस्पी रखते थे और मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक रोज तो सुबह सुबह ही उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। मेरी सास बार बार आवाजें दे रही थीं, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पास लिटाया और बोले, सोनाली, मेरी आंखों में देखो और अच्छी अच्छी बातें करो। जैसे हीरोइन हीरो का सिर अपनी गोद में रखकर बातें करती है ना, तुम भी वैसा ही करो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन मेरा पति मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे बाहर आते ही सास बोली, तुमने तो यहां आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। अब तो तुम्हारे अलावा उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी जी, वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। और ये बात सच थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, और इसीलिए मैं घर के सारे काम अच्छे तरीके से करती थी। मैं कभी उनको पलट के जवाब नहीं देती थी, और इसी तरह हंसते खेलते 1 साल निकल गया, और अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था। शादी की पहली सालगिरह के कुछ दिनों बाद मुझे ये खबर मिली कि मेरे पति का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो अपनी बाइक से ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में किसी ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। ये खबर सुनने के बाद तो हमारे होश ही उड़ गए। हम सब यही प्रार्थना कर रहे थे कि काश ये खबर झूठी हो, पर सच तो यही था कि मेरा पति इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। मैं, मेरी सास, मेरी ननद और मेरा भांजा, हम सब बुरी तरह चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। पति की मौत का सदमा खत्म भी नहीं हुआ था कि सास ने ये कह के मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया
कि तूने मेरे बेटे को खा लिया। तेरे कदम इतने मनहूस हैं कि इस घर में पड़ते ही यहाँ का वारिस चला गया। तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा बेटा चला गया। ये सब ताने सुनते सुनते 4 महीने निकल गए, लेकिन उसके बाद ये वक्त खत्म हो गया तो मैं ये सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अब अपनों के पास चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या ही रह गया था। बस मेरे पापा और सौतेली मम्मी ही बचे थे। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि हम सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस मायके नहीं भेज सकती क्योंकि ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, बहन जी, अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर इसका यहाँ पर क्या काम है। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई है। अब अगर ये भी यहाँ से चली जाएगी तो हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचेगा। मेरी एक बेटी है जो विधवा है और उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम सब भूखे मर जाएंगे। ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, बहन जी, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आप दामाद जी की मौत का इल्जाम मेरी बेटी पर क्यों डाल रही हैं। इस बात पर पापा और सासू माँ की बहुत बहस हुई। बात कभी इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ, और जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर था कि मैं वापस जाना चाहती थी। पति के बिना अब मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा था, पर मेरी सास मुझे भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया था जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे और अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यही निकला कि मैं ससुराल में ही रहूंगी और मेरी दोबारा शादी करवाई जाएगी। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था जो रिश्ते में मेरा भांजा लगता था, तो उसी के साथ मेरी शादी की बातें होने लगीं ताकि मुझे जिंदगी भर विधवा का जीवन ना जीना पड़े। मेरे पापा ने कहा, पर बहन जी, वो लड़का तो बहुत छोटा है। तो मेरी सास बोली कि ये लड़की कौन सा 50 साल की हो गई है। अगर इसकी शादी अमन के साथ हो जाएगी तो ये फिर से सुहागन वाली जिंदगी जिएगी। मेरी सास ने मीठी मीठी बातें करके मेरे पापा को मना लिया और मेरी सौतेली माँ ने भी मेरी सास का साथ देते हुए कहा, बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अगर हम सोनाली को घर ले जाएंगे तो इसको नुकसान ही होगा। एक विधवा औरत के लिए रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको यही रहने दें। हमारी बेटी फिर से सुहागन हो जाए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मेरी सौतेली माँ ने भी अजीबो गरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वो मुझे यहीं पर छोड़कर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई। ये वही भांजा था जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं भी अपना बच्चा ही समझने लगी थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना मैं आज रो रही थी। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। मैं बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और अमन के साथ मेरी शादी करवा दी गई। शादी के बाद मैं भी जिद पकड़ के बैठी थी कि कुछ भी हो जाए पर अमन के कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद मेरे पीछे पड़ी हुई थीं। मेरी सास बोली, आज तेरी और अमन की पहली रात है और तुझे उसके पास जाना ही होगा। मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मेरे नाती की भी जान लेकर मानेगी। सास और ननद के लाख कहने के बाद भी मैं उसके पास नहीं गई। मेरी इस हरकत से नाराज होकर मेरी सास ने अगले ही दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि अब तुझे नौकरी करनी होगी। उन्होंने ट्यूशन के लिए मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए थे। अब मैं रोज 50 से 60 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जिस वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था और मैं बहुत थक जाती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया और मैं अभी तक अमन के कमरे में नहीं गई थी। मैं उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैंने हमेशा उसको अपने बच्चे की नज़र से देखा था। पर मुझे हैरानी तो तब हुई जब एक दिन उसने खुद ही ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। लेकिन मैं अभी भी यही समझती थी कि वो तो अभी 18 साल का ही है, उसको इन सब बारे में क्या ही पता होगा। उसके लिए ये सब कुछ नया है। पर एक छोटे बच्चे से शादी होने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये काम कोई इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे इस प्लान के बारे में मेरे भांजे को पता चल गया था। वो मेरा साथ देते हुए बोला, आप फिक्र मत करो,
मैं इस घर से भागने में आपकी मदद करूंगा। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं वहीं खड़ी होकर रोने लगी। मैं घर से भागना तो चाहती थी, पर भागकर कहाँ जाती। मेरी जिंदगी में अब ऐसा कोई नहीं था जिसके पास मैं भागकर जा सकती थी। अगर पापा के पास जाती तो समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाती और मेरे ऊपर भगौड़ी होने का ठप्पा लग जाता। जब एक इज्जतदार इंसान की इज्जत चली जाती है तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए मैं अपने पापा की इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मैं अपने पापा का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी और यही सोचकर मैं रोने लग गई और अपने पति के साथ वापस आ गई। अगली सुबह से ही मेरी ननद ने तमाशा करना शुरू कर दिया और बोली, आज तुझे मेरे बेटे के कमरे में जाना ही होगा। तू उसकी पत्नी है, तुम दोनों साथ नहीं रहोगे तो क्या अलग अलग रहोगे? तूने तो उसका तमाशा बना के रख दिया है। मेरी सास भी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगीं और आखिरकार उन दोनों ने मुझे दुल्हन बना के अमन के कमरे में भेज दिया। मैं जाकर अमन के कमरे में बैठ गई। वो उस समय अपने कमरे में नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि इस कमरे से भाग जाती हूँ, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है, उसे डरा धमका के सुला दूंगी। इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या ही पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अमन कमरे में आया और बोला, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, थैंक यू अमन, और अब तुम सो जाओ। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं भी सोने जा रही हूँ। और इतना कहकर मैं अपना मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। वो फिर से बोला, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने गुस्से से कहा, मैं जैसी भी लग रही हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब चुपचाप सो जाओ। मैं उसको एक माँ की तरह डांट रही थी, लेकिन वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसी नजरों से मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? इधर आओ और चुपचाप सो जाओ। मैं उसके सामने अपना रौब जमाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मुझसे डर जाए। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं हैरान रह गई। वो बोला, तुझे इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि अपने पति से किस तरह बात करते हैं? बेवकूफ औरत, तू इतनी देर से मुझ पर चिल्लाए जा रही है। मैं सुन रहा हूं तो तू मेरे सिर पर चढ़ती जा रही है। मैंने भी गुस्से से कहा, अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुए हो और पति बनने के लिए मरे जा रहे हो। पहले ढंग से बढ़े तो हो जाओ। और ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मेरे पति हो। तुम्हारी उम्र ही क्या है? वो बोला, उम्र पर मत जाओ। तुझे पता भी है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया है। मुझे अपने बाप जैसे मामा को मौत के घाट उतारना पड़ा क्योंकि मुझे तुम पहली ही दिन से पसंद आ गई थी। जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपते हुए बोला, उनका एक्सीडेंट तुमने करवाया था? वो बोला, हाँ, मैंने ही उस ट्रक वाले को पैसे खिलाए थे कि वो मामा की गाड़ी में टक्कर मार दे, और सबने यही समझा कि रोड एक्सीडेंट में उनकी जान गई है। इस तरह किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। उसकी आपराधिक प्रवृत्ति देख मैं हैरान रह गई। जिसको मैं छोटा बच्चा समझ रही थी, उसने ही अपने मामा की जान लेकर मेरे सुहाग को उजाड़ दिया था। मेरे पति तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, पर इसने उन्हीं को मार डाला। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, ये एक शैतान था जिसने अपने पिता समान मामा को मार डाला। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं? वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और सारी रात मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता रहा। अगली सुबह मैंने चिल्ला चिल्ला कर सबको बताया कि मेरे पति की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, और उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका सगा भांजा ही था। पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सबका यही कहना था कि ये अपने मामा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, पर सारी सच्चाई पता चलने के बाद अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं खुदकुशी कर लेती, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया और आज भी इसी तरह से जिंदगी गुजार रही हूं। आज मेरा एक बेटा भी है,
लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि जिस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो सब मैं अपनी बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। थोड़े पैसे जमा करने के बाद मैं ये घर छोड़ दूंगी और कहीं अलग रहकर अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारूंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।